राष्ट्रवाद की नीतियों का प्रचार प्रसार करना है। और लोक पहल के 5 सांस्कृतिक केंद्र हैं, हमारे 5 वैचारिक आधार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, उप आख्यान रज्जू भैया। ये रज्जू भैया हमारे वैचारिक प्रेरणा के स्रोत हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी। और अवैधनाथ जी ने भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, जो सुसुप्ता अवस्था में थी, उसे चैतन्य प्रदान किया। जो हमारी गुलामी थी उसके बंधनों से मुक्त करने वाला महनीय योगदान ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी का है। इसी प्रकार राम मंदिर आंदोलन के बहुत बड़े प्रचारक, उसको जन जन तक पहुंचाने वाले विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, हमारे वैचारिक अधिष्ठान हैं, हमारे वैचारिक प्रेरणा पुंज हैं। इन 5 महाभूतों का समायोजन करके पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रवाद को स्थापित करना, सनातन और हिंदुत्व का संरक्षण करना। और जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो हमारे पूज्य गोलवलकर जी, जो द्वितीय सरसंघ चालक है, ने कहा था कि अगर हमारा स्वयंसेवक राजनीतिक रूप से समाज को संगठित और एकीकृत करना चाहता है तो हम जनसंघ की स्थापना में अपना संपूर्ण लगा देंगे, अपना योगदान देंगे। तो ऐसे हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान के आधार पर हम लोग राजनीतिक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के राजनीतिक दर्शन का, सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन और उनके नैतिकता का, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति का, उनके प्रशासनिक नेतृत्व का और उत्तर प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाली उनकी नीतियों का हम लोग लगातार प्रचार प्रसार करते हैं। यही लोक पहल का उद्देश्य है। हमारे लोक पहल के संयोजक डॉक्टर वीके सिंह जी हैं, जो इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग लगभग 3 वर्षों से अविराम इस राष्ट्रवाद को, सनातन को, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे संघ के प्रचारक भी रहे हैं, उनका 3 कालखंड है। एक कालखंड प्रचारक का है, एक संगठन मंत्री का है और एक कालखंड प्रशासनिक अनुभव का है। इन 3 अनुभवों का एक विशाल पुंज जो बनता है उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और उत्तर प्रदेश में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रखरता से प्रचारित, प्रसारित और स्थापित करने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह जी के नेतृत्व में अनवरत हमारा ये प्रयास होता है। और मुझे कहने में यह प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 1.5 लाख लोग भारतवर्ष के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भारतवर्ष से हमारा समर्थन करते हैं। लगातार हमारा अभिप्रेरणा के वो कारण है और हम लगातार बिना रुके, परिणाम क्या होगा, हम लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। ये हमारे लोक के नेतृत्व, लोक पहल का प्रत्येक स्वयंसेवक कार्यकर्ता निरंतर प्रयास करता रहता है। और उसी लिए उत्तर प्रदेश, हम लोग 1947 तक भारत को विकसित भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का महत्व की गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक ऐसा राज्य हो गया है जिसमें कोई भी विश्व का निवेशक निवेश करने को तैयार है। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सबसे मेंटेन है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, भारत का मान आर्थिक रूप से ऊंचा हुआ है, सांस्कृतिक रूप से, सामरिक रूप से भारत की का महत्व और राजनयिक की दृष्टि से कूटनीतिक रूप से हमारा महत्व बढ़ा है। और इसीलिए 1947 विकसित भारत और विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं: युवा, महिला, गरीब और किसान। और आज देश की आधी आबादी, जिसे हम भारत में
मातृशक्ति कहते हैं, देवी शक्ति कहते हैं। देवी शक्ति के रूप में अभी आज से 15 दिन बाद हम इस नए साल में प्रवेश करेंगे, तो हम नारी शक्ति की आराधना करेंगे। और नारी के बिना विकास संभव नहीं है। तो हमारा विकास का जो लक्ष्य है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री जी का जो विजन है 1947 और संकल्प है, कैसे हम साकार स्वरूप देंगे, इसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने बीज वक्तव्य के लिए लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह साहब को के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। नमस्कार। लगता है कुछ तकनीकी। जी सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, हम लोग, हाँ बिल्कुल, हम लोग आज लोक पहल के इस प्लेटफार्म पे डॉक्टर विवेक मणि जी को, जो चाइना से अपनी विषय को रख रहे हैं, सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा डॉक्टर अखिलेश जी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिन 4 विषयों को चिंतित होकर समाज के सामने प्रस्तुत किया है, वो 4 विषय हैं: युवा, श्रमिक मतलब मजदूर, महिला और इसके अतिरिक्त किसान। इन 4 विषयों में प्रमुख विषय जो महिला का है, उस विषय पे आज अपना वक्तव्य रखने के लिए हमारे सामने प्रसिद्ध विद्वान उपस्थित हैं। महिला को इधर हम समझते हैं कि मुगल पीरियड और उसके बाद से जिस रूप में प्रस्तुत किया गया, वो देश नहीं दुनिया के लिए एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई थी। वास्तव में जैसा अभी अखिलेश जी ने कहा कि यह तो देवी स्वरूपा हैं और अपने सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में और भारत के पुराणों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में, विज्ञान में, हर जगह महिलाओं की जिस तरह से पूजा की गई है और महिलाओं को जिस तरीके से अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आगे रखा गया था, वही भारत का मूल स्वरूप था और उसी स्वरूप को स्थापित करने से ही हमारा विजन 2047 पूरा होता है। आज भारत की सरकार ने भी वही सारे अवसर हमारे अपने बहनों को, माताओं को प्रदान किया है, जो पुरातन संस्कृति हमसे अपेक्षा रखती थी। ज्यादा विषय प्रस्तुति करके समय ना लेकर के हम विवेक मणि जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने विषय को रखें और इसने सशक्त भारत को बनाने में इन वक्तव्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा विश्वास हम करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब। आपका जब भी प्रेरणादायी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता है, लोक पहल में एक नई ऊर्जा होती है और गार्जियन अपना अभिभावक नेतृत्व करता, जब भी हम लोगों के सम्मुख होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैतन्य में एक नई ऊर्जा होती है। हम नए उत्साह के साथ आपके कार्य को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये कार्य व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, राष्ट्र का कार्य है। और इसी आपके अपनत्व के कारण चीन से भारत के लाडले सुपुत्र और चीन की धरती से रह की अलख जगाने वाले डॉक्टर विवेक को मैं आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर विवेक मणि जी अपने वक्तव्य से पूरे भारतवर्ष को, वो भारत के ही वरद पुत्र हैं, सरस्वती के वरद पुत्र हैं, परंतु आज चीन में है। यह भारत, हमें हम सबको गर्व है कि एक भारत माता का लाडला बेटा पुत्र, एक इस रत्न गर्भा वसुंधरा से उत्पन्न पुत्र आज विश्व के एक मानक भाषा विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज का महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत करें। विकसित भारत में महिलाओं का योगदान 1947 में भारत की कल्पना की गई है। डॉक्टर विवेक मणि जी। बहुत बहुत आभार सर। आदरणीय प्रोफेसर वीके सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर हर्ष मणि सिंह जी, अरुण कुमार त्रिपाठी जी एवं इस मंच से जुड़े सभी विद्वतगण, गुरुजन, मित्रगण, आप सभी को नमस्कार। सर मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे आप जैसे अभिभावकों का, गुरुजनों का स्नेह, सानिध्य, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। आज हम लोग इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे मनुस्मृति में लिखा गया है, स्त्रियाम रोचसानायाम सर्वतद रोचते कुलम तस्याम तु अरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। अर्थात जिस घर में स्त्री प्रसन्न है तो सारा कुल ही आनंद में हो जाता है, और जहां सुख, स्त्री प्रसन्न नहीं है, वहां पर शांति नहीं रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि हमारा जो समाज था, हमारा जो प्राचीन वैदिक समाज था, वैदिक संस्कृति था, इसमें नारी को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। और हमारे जो वेद है, पुराण है, स्मृतियां हैं, उसमें तो नारी और पुरुष के बारे में बहुत से अलंकारिक वर्णन भी कहा दिया गया है। जैसे कहा जाता है कि यदि पुरुष द्विलोक है तो स्त्री पृथ्वी है, और दोनों के सामंजस्य ही यह सौर जगत बनता है। यदि पुरुष वीणा दंड है तो नारी वीणा तंत्री है, और दोनों के सामंजस्य ही जीवन के संगीत की निश्चित झंकार होती है। पुरुष और पत्नी स्त्री दोनों नदी के तट है। पुरुष दिन है तो नारी रजनी है, पुरुष प्रभात है तो नारी उषा है, पुरुष मेघ है तो नारी विद्युत है, पुरुष अग्नि है तो नारी ज्वाला है, पुरुष कर्म है तो नारी विद्या है, पुरुष सत्व है तो नारी सेवा है, पुरुष स्वाभिमान है तो नारी क्षमा है। और इन दोनों के सामंजस्य में ही पूर्णता है, जिसका प्रतीक हमारा विवाह परंपरा है। एक विवाह के माध्यम से ही हम पूर्ण होते हैं विवाह के बाद, और स्त्री पुरुष दोनों को पूर्णता प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम लोग नारी विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पूरा विश्व में जो नारी चिंतन है, स्त्री चिंतन है, वह सब जगह बहुत ही शीघ्रता से और बहुत ही इस पर अध्ययन हो रहा है, बातें की जा रही हैं। लेकिन जब हम अपने वैदिक काल को देखते हैं, वैदिक साहित्य को देखते हैं, जो हमारे भारतीय इतिहास का गौरवशाली समय रहा है, जहां सनातन ज्ञान विज्ञान अपने उत्कृष्ट अवस्था में थी, और जिसका प्रभाव सहस्त्रों वर्षों बाद भी वर्तमान समय में भी दृष्टिगोचर है, उसमें यदि हम देखते हैं तो नारी की स्थिति जो थी वो बहुत ही करीब। निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो वैदिक समाज उतना उन्नत था, यदि हम स्त्रियों को समान अधिकार नहीं दिया होता हमारे वैदिक समाज ने, तो हमारा वह समाज इतना उन्नत नहीं हो पाता। हमारे जो वेद हैं वह नारी को अत्यंत ही उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वे नारी को घर की सामग्री तो कहते हैं, साथ ही साथ नारी को राष्ट्र तथा पृथ्वी की सम्राज्ञी बनने का भी अधिकार देते हैं। वेदों में नारी को यज्ञ कहा गया है, अर्थात उन्हें यज्ञ के समान पूजनीय बताया गया है। और नारी को ज्ञान देने वाली, सुख समृद्धि लाने वाली विदुषी, तेजोवती, उषा, सरस्वती, इंद्राणी आदि अनेक आदर सूचक नामों से सम्मानित किया गया है। हम अभी हमारे संस्कृत साहित्य में, भाषा में, हिंदी भाषा में बहुत सारे स्त्रियों के लिए, नारी के लिए शब्द है। स्त्री शब्द को महर्षि पतंजलि परिभाषित करते हुए कहते हैं, अस्त्यास्य अस्ति अस्याम गर्भ इति स्त्री, अर्थात उसके भीतर गर्भ की स्थिति होने के कारण वह स्त्री का। हमारे प्राचीन ग्रंथों में नारी को स्वतंत्र चेतना कहा गया है तथा नारी को ब्राह्मण कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविधः, मतलब जो स्त्री है वह ब्रह्मा है और स्वयं विदुषी होते हुए संतान को भी शिक्षित बनाती है। शायद इसी कारण नारी को, जो हमारी प्राचीन काल में नारी ज्ञान विज्ञान में निपुण होने के कारण ही नारी को ब्रह्म की संज्ञा दी गई और उन्हें ज्ञान का अधिष्ठाता। एक और शब्द है नारी के लिए, महिला। महिला शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, मह इल आ। मह का अर्थ होता है श्रेष्ठ और पूज्य, अर्थात जो श्रेष्ठ है, जो पूज्य है, वह महिला। लौकिक संस्कृत में आदर देने के लिए भी मान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ऋग्वेद में मेना शब्द नारी का प्रयोग हुआ है। यास्कित निरुक्त में कहा गया है कि मानयंती एन पुरुषा, अर्थात पुरुष इनका आदर करते हैं इसलिए इन्हें मेना कहते हैं। जो सबसे अभी वर्तमान समय में प्रचलित शब्द है वह नारी है। नारी शब्द नृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गतिकर। इस प्रकार क्रियाशील रहने के कारण ही वह नारी कहलाती है। हमारे वेदों में नारी को उषा की संज्ञा दी गई है, और सूर्य को, नर को सूर्य की संज्ञा दी गई है। अभी भी हम लोग, जो हमारी विवाह संपन्न होता है प्रातः काल में ही होता है, और विवाह के समय जब पत्नी अपने पति के आगे चलती है, उषा रूपी पत्नी अपने सूर्य रूपी पतिदेव से आगे चलती है, तो ऋग्वेद में कहा गया है कि अग्र एति युवती हृदय, अर्थात जैसे युवती स्वाभाविक लज्जा को त्याग कर वर के आगे चलती है, वैसे ही युवती उषा
सूर्य के आगे चल रही है और यहाँ पर वह अपने पति प्रकाशवान उषा रूपी पत्नी को सम्मान सहित जीवन में आगे रखने का संकल्प ले रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम उषा की तरह आगे चलती रहो और मेरे जीवन में ज्ञान फैलाती रहो, विषय भोग के अज्ञान को मिटाती रहो चलो, और अपने आप को पुरुष समाज के सामने केवल वासना की वस्तु के रूप में प्रस्तुत मत करो, अपितु स्वयं को आचार्य के रूप में प्रस्तुत कर आदर्श स्थापित करके वंदनीय बनो। यहाँ पर एक और है, इसमें भारतीय हमारे सनातन धर्म में स्त्री को केवल भोग की वस्तु नहीं माना गया है, विषय भोग की वस्तु नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें आदरणीय ज्ञान की अधिष्ठात्री, ऋग्वेद में कहा गया है कि पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा जाता है नारी को कि साम्राज्ञी श्वशुरे भव, सामग्री स्वश्रवाम भव, ननदाद्री सामग्री भव, सामग्री अधिदेवरीषु। मतलब हे नारी, तुम ससुर की दृष्टि में सम्राज्ञी हो, सास की दृष्टि में सम्राज्ञी हो, और ननद की दृष्टि में सम्राज्ञी हो, देवर की दृष्टि में भी। प्राचीन काल में महिलाएं वेद अध्ययन भी करती थी और वेद अध्ययन के अलावा जो 64 कलाओं में उस समय शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शिल्प कला, चित्रकला, नृत्य कला, युद्ध कला, संगीत, शस्त्र विद्या आदि सहित इन सभी 64 कलाओं में पारंगत होती थी उनकी शिक्षा। और उपनिषदकालीन समय में तो जो हमारी ब्रह्मवादिनियां थी वे सनातन धर्म की धुरी भी बनी, और ऋग्वेद में अनेक वेद मंत्र की जो दृष्टा है वे विदुषियां और ऋषिकाएं हैं, जिनका उल्लेख में मिलता है, जिनमें सूर्या, सावित्री, गार्गी, उपाला, घोषा, मेधा, अदिति, लोकमुद्रा, इंद्राणी आदि। हम सभी ने एक श्लोक सुना होगा, जितने हम जो संस्कृत पढ़ते थे, संस्कृत जो हमारी पहली पुस्तक होती थी, तो उसमें था त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव शर्म। आप देखें इसमें सभी हैं, इसमें सभी की प्रार्थना की गई है कि आप पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, विद्या है, धन है, और आप मेरे सब कुछ हैं, देव हैं। लेकिन इस श्लोक का जो प्रारंभ है उसमें कहा गया है कि त्वमेव माता, आप मेरी माता हैं। तो इस श्लोक यह पर्याप्त है बताने के लिए कि प्राचीन काल में सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में, हमारे वैदिक समाज में महिलाओं को कितना उच्च स्थान प्राप्त था। उसके बाद जो अभी जो वेदकालीन हमारी माताएं थी, नारी थी, वे अबला नहीं थी, बल्कि वे सुवीरा, शूरपत्नी, इंद्रपत्नी आदि को विश्व घोषित करती थी। मनुस्मृति में ही कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रिया। अर्थात जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, और जहां पर स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। मनुस्मृति में एक जगह और लिखित है, शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम न शोचन्ति तु यत्रिता वर्धते तति सर्वदा। अर्थात जिस कुल में स्त्रियां कष्ट भोगती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहां स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वह कुल सदैव फलता फूलता और समृद्ध। तो मनुस्मृति के जो 2 श्लोक हैं यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि प्राचीन काल में भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी वह कितनी पूजनीय थी, कितना उनको श्रद्धेय स्थान। मार्कंडेय पुराण में सभी नारी को साक्षात आदिशक्ति का रूप माना गया है। उसमें लिखा गया है, विद्या समस्तास्तु देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। अर्थात जो समस्त स्त्रियां हैं, समस्त विद्याएं हैं, वे देवी की ही रूप हैं। और तो इसलिए यहाँ पर देखें, सभी में हम लोग विद्या में स्त्री का रूप देखते हैं, सभी स्त्रियों में देवी का रूप देखते हैं। तो यह मार्कंडेय पुराण का जो कथन है वह कितना उस समय के लिए हम जान सकते हैं कि वर्तमान उस तत्कालीन समय में वैदिक समाज में महिलाओं को कितनी उन्नत स्थिति थी। इसमें एक और जगह कहा गया है, नार्यस्य समाजस्य कुशल वास्तुकरामस्ति। अर्थात जो नारी होती हैं वो हमारे समाज की कुशल वास्तुकार होती है। और यह वह भी यदि हम देखें
तो जो हमारा वैदिक समाज था, वैदिक ज्ञान था, उन सभी में महिलाओं को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया था। सब पुत्र पुत्री को समान आधार स्थान दिया गया था। महिलाएं जो हमारी थीं वे स्वयं से शादी, उनको विवाह का भी अधिकार प्राप्त था। अब जो वह उन्हें शिक्षा का अधिकार जब प्राप्त हो जाएगा, अपनी हम अभी भी हम लोग बोलते हैं स्वयंवर। स्वयंवर का अर्थ ही होता है कि स्वयं स्वयं की शादी करना, अपनी माता अपनी वर को स्वयं खोजे। तो यह हमारा समाज उस समय महिलाओं को विभिन्न, जो समाज के जो नारी के रूप थे, विभिन्न रूप थे, उन सभी को समान अधिकार देता था। जैसे एक नारी जब जन्म लेते ही पुत्री, बहन, भांजी, भतीजी, दोहित्री, मौसी, बुआ आदि अनेक सामाजिक जो पदवियों को प्राप्त कर लेती हैं, उनका उचित स्थान, उचित आदर समाज में प्राप्त होता था। माता के रूप में वैदिक काल में माता तो हमेशा से ही श्रेष्ठ रही है और पूजनीय रही है, लेकिन जो वैदिक समाज था उसमें माता को बहुत ज्यादा स्थान दिया गया था। और माता की महिमा का बखान करते हुए मनु जी कहते हैं कि उपाध्याय न दशाचार्य आचार्याणाम शतः पिता सहस्त्रस्त्रम तु पितृन माता गौरवे रिच्यते। अर्थात जो माता की 10 उपाध्यायों से एक आचार्य और 100 आचार्य से पिता और 1000 पिताओं से एक माता का गौरव अधिक होता है। तो अब देखिए कितना उन्नत, कितनी उच्च स्थान हमारे समाज में माताओं को दिया गया। अभी भी केवल ये तो अपनी माता हो गई, लेकिन माता के अलावा जो हमारे यहाँ है मौसी, मामी, चाची, ताई, बुआ, सास जो भी है, इन सबको मातृतुल्य कहा जाता है कि ये भी मात्रा समान पूजनीय है। और जैसे कहा भी गया है कि मातृशोषा मातुलानी पितृवस्त्री पितृशोषो श्वश्रु पूर्वज पत्नी च मातृतुल्या प्रकृतिता। इसमें बताया गया है कि जो चाहे वो मासी हो, मामी हो, चाची हो, ताई, बुआ, सास, ये सभी सोलभकार इनको बताया गया है। तो न केवल हम लोग जो हमारी जो हमें जन्म देने वाली माता है के अलावा भी जो और भी मातृ सदस्य हैं, उन्हें भी हम भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में उनको उचित स्थान दिया जाता है। पत्नी के रूप में भी महिला की स्थिति जो है वह अर्धांगिनी कहा जाता था। अभी भी एकमात्र हमारी संस्कृति है जिसमें हमारे भगवान, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ भगवान है, शिव भगवान है, जो उनका मूल रूप है, उसको अर्धनारीश्वर का रूप में दिखाया जाता है कि हमारे भगवान भी तब तक पूर्ण नहीं होते हैं जब तक वे अपने वाम भाग में देवी को विराजमान न करें। तो पुरुष और स्त्री भारतीय समाज में हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का स्वरूप यही बताता है कि दोनों अविभाज्य हैं और दोनों में से न कोई किसी का स्थान निम्न है न किसी का। भार्या पत्नी को भी जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया है, भार्या की स्थिति को बताते हुए, सा भार्या या गृहे तक्षा सा भार्या या प्रियंवदा सा भार्या या पति प्राणा सा भार्या या। इसके अलावा हम लोग अब हम भोजपुरी में हमारे यहाँ कहावत है कि बिन घरनी के घर पोत के डेरा। हमारे जो साहित्य में, सनातन साहित्य में है, उसमें भी कहा गया है न गृहम गृहमित्ता गृहिणी गृहमुच्यते गृहम तो गृहिणी हीनम कांतारादि गृह्यते। अर्थात पत्नी ही, जो गृहिणी ही वही घर है और उसके बिना, उसके अभाव में, पत्नी के अभाव में घर नहीं रहा जाता है। तो गृहिणी के बिना गृह जो होता है वह वन हो जाता है और गृहिणी से ही गृहस्थ होता है। तो पत्नी के रूप में भी हमारे यहाँ, हमारे साहित्य में, हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक काल में पूर्ण स्थान दिया गया है। पुत्री के रूप में भी जो नारी को पूर्ण स्थान दिया गया था। उन्हें उस समय शिक्षा का भी अधिकार था। उन्हें यदि कहा जाता, संतान जो होता है, संतान में पुत्र और पुत्री दोनों को स्थान प्राप्त था, दोनों की मान्यता थी।
अभी भी हम लोग पुत्री के रूप में देखें तो जो हम लोग नवरात्रि वर्ष में 4 बार होती है, 4 बार में अभी भी नवरात्रि में 9 दुर्गा का प्रतीक मानकर हम लोग कन्या के प्रति पूजन भी करते हैं। और जो मांगलिक आयोजनों में अभी भी हम लोग कुमारी कन्या का उपस्थित होना शुभ माना गया है। और जो 8 मंगल बताए गए हैं, अष्टमंगल, उसमें कन्या भी गिनी गई है। दर्पण पूर्ण कलशः कन्या सुमन शोचता, दीपमाला ध्वया लज्जा संपुक्तम चाष्टमंगलम। ये जो 8 है इनको अष्टमंगल कहा जाता है। और इन अष्टमंगल में कन्या को भी शामिल किया गया है। उपनिषद में जो विदुषी और मायुष्मती कन्या की प्राप्ति के उपाय का भी प्रसंग भी है, जो यह बताता था कि उस समय जो पुत्र और स्त्री का जो सामाजिक स्थिति थी, घर में जो स्थिति, पारिवारिक स्थिति थी, दोनों को समान माना जाता था। मनुस्मृति में भी पिता की संपत्ति पर पुत्री का भी समान अधिकार बताया गया है। यह तो ही पुत्र पुत्री का जन्म भी एक समान होता है। तो इसलिए उस समय हमारे भारतीय समाज में, सनातन समाज में दादा दादी नाना नानी अपने पुत्र और दौहित्र में कोई भेद नहीं। इसके अलावा जो उस समय विवाह संस्कार को हमारे यहाँ विशेष महत्व दिया जाता था और कहा भी जाता था कि जब महिलाएं, बाल विवाह उस समय नहीं था, बहुत से हमारे श्लोक में आता है कि जो महिलाएं युवा अवस्था को प्राप्त करे, युवती हो जाए, तभी शादी विवाह हो। और कन्या रत्न किसको दिया जाए? तो जो वेद पढ़ा हो, जो स्नातक हो, उसे ही अपनी कन्या दिया जाए। सामाजिक जो स्थिति थी, जो प्राचीन काल में भारतीय नारी का, वह औतत ही उन्नत था। यदि हम देखें महाभारत काल देख ले तो सभी के जो भी लोग उस समय थे उनको माता के नाम से बुलाया जाता था। जैसे कुंती पुत्र, सुभद्रा पुत्र, तो माता के नाम देवकी पुत्र के नाम से बुलाया जाता था। और अभी भी हमारे जितने भी देवता हैं, उन देवताओं में जो महिलाओं के नाम हैं वे पहले आते हैं, चाहे वो गौरी शंकर हो या लक्ष्मी नारायण हो या राधा कृष्ण हो। तो अभी भी उनका नारी का नाम पहले आता है, क्योंकि उस समय महिलाओं का जो स्थान था वह उच्च था, बहुत अत्यंत ही उच्च था। वैदिक ज्ञान प्राप्ति का अधिकार होने के कारण जो नारी थी उस समय विदुषी होती थी और उन्हें सम्मानजनक विद्वत सभाओं में भी सम्मान स्थान प्राप्त था। महिलाओं के जो प्रकृति सुलभ दया, ममता, प्रेम, करुणा, सौहार्द, क्षमा, सहनशीलता जैसे गुणों के कारण जो पारिवारिक विघटन नहीं होते थे और जो सामाजिक व्यवस्था थी वह सुचारू रूप से चलती रहती थी। अब अभी भी हम देखें, जो हम पंच कन्याओं का नाम लेते हैं प्रतिदिन सुबह सुबह, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी यथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक, इनके नाम से जो भी पाप हो वो समाप्त हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है। हमारे जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें कहा गया है कि अयोग्य पुत्र की अपेक्षा योग्य कन्या माता पिता के लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। अथ यह क्षेत्र में दुहिता पंडिता जाए। इसके अलावा पर स्त्री को भी माता के समान माना जाता था और माँ के समान ही मोहनीय और कोई नहीं था। जैसे कहा जाता है, नास्ति मातृसमा काया, नास्ति मातृसमा गति, नास्ति मातृसम प्राण, नास्ति मातृ। जो उस समय वैदिक समाज में हमारे महिलाओं की जो धार्मिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति भी अत्यंत ही उच्च थी, क्योंकि बिना पत्नी के साथ कोई भी यज्ञ आदि कर्म करने का पुरुष अधिकारी नहीं हो जाता था। और जो अग्निहोत्रात्रि आदि कर्म थे उसमें भी नारी नर के समान ही मानी गई है। जैसे कहा अथर्ववेद में कहा भी गया है कि सहोत्रम स्म पुरा नारी स्माम वावगच्छ। जो पारिवारिक स्थिति वैदिक काल में पारिवारिक स्थिति नारी की थी वह भी अत्यंत उन्नत थी, क्योंकि जो स्त्री है वह परिवार की आधारशिला है और गृह कार्य में दक्ष होने के साथ साथ महिलाएं अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों तथा अनुष्ठानों में भी अपनी कुल की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में समक्ष होती थी। और चूंकि परिवार जो होता है वह समाज की सबसे पहली और सबसे छोटी इकाई होती है और परिवार से ही क्रमशः कुल बनता है, संप्रदाय बनता है, समाज बनता है और राष्ट्र की प्रतिष्ठा होती है। तो इसी को जानते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने यह नारी को जो उसका उचित स्थान था वह दिया, क्योंकि यदि नारी को उचित स्थान नहीं मिलेगा तो फिर न परिवार
एक अच्छा कुशल परिवार बन सकेगा। और जब परिवार ही अस्थायी नहीं रहेगा, संस्कारी नहीं रहेगा, तो फिर हम समाज और देश का अच्छा देश का निर्माण कहाँ से कर पाएंगे। नारा जो प्राचीन काल में जो हमारी नारी की जो राजनैतिक स्थिति थी वह भी उन्नत थी। जो महिलाएं थी राजनीति में भी भाग लेती थी और संकट आने पर वे योद्धा सेनापति के रूप में भी अपना पराक्रम भी दिखाती थी। आर्थिक स्थिति भी जो उच्च कुल की महिलाएं थी, कुलीन स्त्रियां थी, उन्हें दाय का अधिकार प्राप्त था और उससे उन्हें पिता की संपत्ति में भी पुत्री का अधिकार, स्मृति काल तक तो नहीं था लेकिन कालांतर में हो गया। और जो अन्य अभी भी स्त्री धन कहलाता है, विवाह के समय महिलाओं को दिया जाता है। और भी कुछ स्त्रियां जो छोटे मोटे जो कार्य कर सकती थी और उससे धन ग्रहण कर सकती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा वैदिक समाज था उसमें महिलाओं को जो सबसे आवश्यक था वह था शिक्षा का अधिकार। यदि शिक्षा का अधिकार होगा तो बाकी सारे अधिकार स्वयं आ जाएंगे। उन्हें स्वयं शादी का भी अधिकार था और पूरी तरह से एक सामंजस्यपूर्ण समाज की निर्माण हो रही थी। लेकिन जब मध्य भारत में हम लोग आते हैं, लगभग 10वीं शताब्दी 8वीं 9वीं शताब्दी तक यह जो व्यवस्था थी लगभग, लेकिन जब से भारत पर इस्लामी आक्रमण शुरू हुआ तब से हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में न्यूनता प्रारंभ। हम देखें किसी भी हमारे यहाँ एक से एक बड़े युद्ध हुए, रामायण के युद्ध हुए, महाभारत के युद्ध हुए। हमारे हिंदू राजाओं ने भी पूरी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, यहाँ तक अभी भी कंबोडिया में जाए, इंडोनेशिया में जाए, वहां पर हिंदू संस्कृति के छाप मिलते हैं। हिंदू राजाओं ने वहां पर शासन किया, लेकिन कहीं एक भी जगह नहीं दिखेगा कि वहां पर हिंदू राजाओं ने युद्ध में महिलाओं के साथ अनुचित कार्य किया, महिलाओं के साथ उनको दासों जैसा व्यवहार किया। ऐसा कहीं हम तो एक कहानी भी पढ़ते हैं जो अशोक का है कि जब कलिंग युद्ध जीतते हैं अशोक, तो कहते हैं, तो राजकुमारी आती हैं कलिंग की, कहती हैं राजा तो मर गए हैं लेकिन मैं अभी जीवित हूँ। तो अशोक कहते हैं कि मैं स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता हूँ। तो हमारे किसी राजा ने, कि जो हमारे भारतीय जो सनातनी संस्कार थे, वो किसी राजा ने युद्ध में भी जो सबसे भयंकर स्थिति होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी हिंदू राजाओं ने, सनातनी राजाओं ने महिलाओं के प्रति कोई अनाचार नहीं किया। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं को सनातन धर्म में भोग्य की वस्तु नहीं मानी जाती है। इस्लामी आक्रमण से सबसे ज्यादा जो भारत को नुकसान हुआ वो हमारी मातृशक्ति को हुआ, क्योंकि इस्लाम में महिला भोग की वस्तु मानी जाती है। आप किसी भी हमारे जो मुगल काल के या कोई भी मुस्लिम राजाओं को देख ले, सबके हरम में कितनी ही कई हजार महिलाएं थी, हिंदू महिलाएं थी। युद्ध में जीतने पर वे महिलाओं के साथ कैसी बर्बरता करते थे, इसका हम लोग जौहर प्रथा जो थी उस समय, उसको हम देख सकते हैं। किसको यह जीवन प्रिय नहीं है, और वो भी जो राजा की पुत्रियां हो, राजा की स्त्री हो, राज परिवार में जन्मी हो, उनको अपना जीवन कैसे और प्रिय नहीं होगा। लेकिन फिर भी वे कैसे मृत्यु का वर्णन करती थी, तो जौहर का वर्णन करती थी, अग्नि में जलकर जिंदा जलने को चुनती थी, न कि मुस्लिमों के हाथ में आने से। वर्तमान समय में ये भी देख ले, बहुत सारे समाचार अभी आते रहते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जो जौहर करती थी हिंदू स्त्रियां, तो जौहर क्यों करती थी, सीधे जहर खा लेती मर जाती, या गला काट लेती अपना, एक दूसरे का वध कर देती। तो अभी बहुत सारे आप समाचार गूगल पे करेंगे, गूगल पे पढ़ लीजिएगा कि पाकिस्तान में यदि किसी व्यक्ति की जो पुत्री का, युवती का यदि मृत्यु होती है तो महीनों तक उसके कब्र की रक्षा करते हैं, क्योंकि ऐसे भी नराधम हैं जो कब्र से लड़कियों को निकाल कर, शवों को निकाल कर और उनके सनानाचार करते हैं, दुराचार करते हैं। तो इसलिए जो हमारी माताएं थी वे जौहर को चुनती थी कि मरने के बाद भी न राक्षस शरीर के साथ दुराचार अनाचार कर सकते। फिर इस्लामी शासन के बाद अंग्रेजी शासन आया, तो जो विदेशी आक्रांताएं हमारे भारत में आते गए, तो इनका सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव हुआ वह महिलाओं पर हुआ। और जो महिलाओं में हमारे यहाँ चाहे वो बाल विवाह का कोई प्रथा हो,
या जौहर प्रथा की कुप्रथा हो, फिर ये प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे महिलाओं को बाहर निकलना बंद हो गया, बाहर नहीं निकलेंगी तो शिक्षा का अधिकार भी मिलना उन्हें बंद हो गया, और जब शिक्षा का अधिकार ही नहीं मिल पाएगा तो फिर आगे उनका जीवन की हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो उनकी जो जीवन था वो केवल एक चार दीवारी तक सिमट कर रह गई। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई, और फिर महिलाओं को धीरे धीरे उन्हें उनका उचित अधिकार दिया जाने लगा। अभी वर्तमान में यह हम लोगों के लिए अभी एक पुस्तक है, हमारे जो द्वितीय संचालक जी गोलवलकर जी हैं, उन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिताओं की चर्चा करते हुए कहा था कि भारतीय नारी का जो आदर्श है वे सीता है, सावित्री है, पद्मिनी है। तो यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए विचारणीय है कि हमारा आदर्श कौन है और कैसा आदर्श होना चाहिए। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो जो हमारी मोदी सरकार है वो विशेष रूप से इस बात पर कि बिना नारी शक्ति के विकास किए हम एक सशक्त, सहिष्णु, समृद्ध भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कई योजनाओं को चालू किया है, जिसमें जो सबसे बड़ी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 50 से अधिक योजनाएं मोदी सरकार ने चालू की हैं, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की योजना है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना है, ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला शक्ति केंद्र स्कीम है, मातृत्व छुट्टी के लिए अवकाश के लिए 12 की जगह 26 सप्ताह का समय देना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बच्चे के जन्म पर 5,000 देना, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या महिलाओं के लिए जो बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए हो, महिला पोषण योजना हो, महिला हेल्पलाइन की योजना हो, मुफ्त सिलाई मशीन योजना है, अभी महतारी स्कीम भी हमारे बहुत ही प्रसिद्ध रही मध्य प्रदेश में, मातृत्व वंदन योजना के तहत गर्भवती बच्चों को पौष्टिक आहार की योजना हो, बेटियां स्कूल न छोड़े इनके लिए शौचालय का अभियान हो, पीएम आवास योजना हो, सेना में महिलाओं को अस्थायी स्थान देने की जो योजना हो, और महिलाओं को बैंक से बिना गारंटी वाली मुद्रा योजना देना हो। इन सभी से हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य यह है कि महिलाएं सुरक्षित हों, सबल। लेकिन यहाँ पर हमें एक और विचार पर ध्यान देना होगा। आप पिछले समय में देखें समाज में, आज तो भोजन की समस्या बहुत ही कम हो गई है, लगभग सभी के पास भोजन की समस्या नहीं है सभी को। अभी तो कोरोना के बाद से तो 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी अभी निःशुल्क दे ही रहे हैं राशन। जो वर्तमान हमारे महिलाओं के समक्ष समस्या वो है, क्योंकि अभी शिक्षा पर सभी राज्य ध्यान दे रहे हैं। मेरे बिहार में जैसे 12वीं तक MA तक की शिक्षा फ्री है महिलाओं की, और BA मैट्रिक और 12वीं में प्रथम स्थान पाने पर 25,000 रुपये भी दिए जाते सरकार की तरफ से। शिक्षा विभाग में जो भी विद्यालय शिक्षा विभाग है वहां पर अभी 50% अनिवार्य है महिलाओं के लिए सीट। तो इस तरह से भाजपा ने हमारे जो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं महिलाओं को उत्थान के लिए, ये तो सरकार कर ही रही है। हमें भी अपने स्तर पर कुछ काम करना होगा। वह यह कि हम जिस भी स्थिति में है, जिस भी हम दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, पिता का दायित्व, भ्राता का दायित्व, पति का दायित्व, हमें अपनी मातृशक्ति को, महिला शक्ति को, पुत्री शक्ति को आगे बढ़ाना है। उन्हें शिक्षा का उचित स्थान अवसर देना है, बराबर अवसर देना है शिक्षा का, क्योंकि यदि हम अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो हमारे अस्त्र में हाथ में एक ही अस्त्र है, और वह है शिक्षा। और इसी अस्त्र से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग के समक्ष अभी आई हुई है, वह आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड फिल्मों का बहुत ज्यादा प्रभाव, और बॉलीवुड का फिल्मों का प्रभाव क्या वह दूसरे दुष्प्रभाव कहें तो उचित होगा। उसके दुष्प्रभाव में आकर जो हमारी माता, जो हमारी बहनें दिग्भ्रमित हो रही है। लव जिहाद का मामला आप देख लें, किसी भी शहर में देख लें, हमारी जो हिंदू बेटियां हैं वो क्या है, वे सूटकेस में पैक हो रही हैं, फ्रिज में पैक हो रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हम अपनी बहनों को, माताओं को आर्थिक रूप से सबल बनाएं। साथ ही साथ
हम उन्हें अपने जो सनातन ज्ञान है उस दृष्टि से भी सबल बनाएं, क्योंकि हम उन्हें परिवार में वह संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम उन्हें वह जो हमारा सनातन ज्ञान है हम उन्हें ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। और इसका कारण यह हो रहा है कि वे आसानी से जो बॉलीवुड है, दाऊदवुड है, उसके दुष्प्रभाव में आकर वे दिग्भ्रमित हो रही हैं और अपने जीवन का जो नाश का रास्ता मार्ग है उसको चुन रही हैं। तो इसके लिए हमें अपनी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से तो सशक्त बनाना ही है, साथ ही साथ हमें उन्हें जो हमारे जो नैतिक मूल्य हैं हमारे सनातन धर्म के, धार्मिक रूप से, संस्कार के रूप से भी हमें उन्हें पूरी तरह सबल बनाना है। तभी हम एक विकसित और सहिष्णु समाज का, राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। बहुत बहुत आभार सर, मुझे अवसर देने के लिए। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन डॉक्टर विवेक मणि जी। इतना सारगर्भित यशस्वी उद्बोधन आपका, जिसमें कोई भी पक्ष अछूता नहीं रहा है। हमारे अतीत पर गर्व, किस तरह नारी समान थी, माता बहन को सनातन से हमें शिक्षित करना है, अभिसिंचित करना है, और जो फिल्मी संस्कार हैं उनसे विमुक्त करके, विरोध फिल्मों का नहीं है, विरोध फिल्मी संस्कार और संस्कृति का है। और वो संस्कार और संस्कृति तभी मिटेगा जब हम सनातन के ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। हम एक संस्कारवान नारी शक्ति की कल्पना करते हैं, और उस संस्कारवान नारी शक्ति का केवल और केवल, आपने जैसा कहा कि भारत सरकार तो प्रयत्न कर रही है, लेकिन हमें प्रयत्न नारी के सम्मान की दृष्टि से हमें वह प्रथम प्रयास अपने परिवार से करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार ममता का मनोरम मंदिर होता है, और माता पिता के स्नेहित संरक्षण में ही पुत्र और पुत्री का विकास होता है। और उसी के अभिभावकत्व में आपने नारी को साम्राज्ञी भी कहा। वह पत्नी के रूप में साम्राज्ञी है, वह पुत्री के रूप में साम्राज्ञी है, वह दुहिता है, परिवार की धुरी है। तमाम अलंकरण आपने बताए, उसे नारी को ब्रह्मवादिनी बताया, और इस बात को स्थापित किया कि अतीत में नारी की कितनी बड़ी महत्ता थी। नारी के बिना राष्ट्र की कल्पना और समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। और उस नारी के समायोजन के लिए, उस नारी के सम्मान के लिए, अगर हमारे पास कोई सबसे बड़ी वस्तु है, कोई सबसे बड़ी चीज है, तो वो है कि हम वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अतीत से प्रेरणा लेते हुए, अतीत से मार्गदर्शन करते हुए, बहुत अच्छी बात, बहुत ही सूक्ष्म बातों की ओर ध्यान दिलाया डॉक्टर विवेक मणि जी। वो तो स्वयं एक समर्थ आलोचक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, कि क्यों जौहर का व्रत किया जाता था। जौहर से अच्छा जहर भी हो सकता था, और भारत में प्राचीन काल से विष उपलब्ध था, विष कन्याएं होती थी। हमारे कूटनीति का एक बड़ा अभिभाज्य और अनिवार्य अंग हुआ करता था विष कन्याएं। लेकिन वो चाणक्य की का जो राजनय है, डिप्लोमेसी है, हमारी वीरांगनाओं स्त्रियों ने, जिनमें पद्मिनी का जौहर उत्कृष्टता के साथ राष्ट्र का दैदीप्यमान नक्षत्र है, पद्मिनी का जौहर। और वो पंक्तियां याद आती हैं, देखो गोराबा दल देखो, खिलजी की आस पनपती है, लेकर तलवारें निकल पड़ो, पद्मिनी चिता पर जलती है। तो ये सारा अनुसंधान इतिहास की आपने जो गवेषणा की है, और भविष्य का एक सुनहरा अध्याय रेखांकित किया है, उसकी स्केचिंग की है, कि नारी के बिना भारत की कल्पना, और सशक्त भारत 1947 तक के भारत की हम कल्पना नहीं कर सकते। हम भारत को एक सशक्त तभी बना सकते हैं, सशक्त भारत तभी हम स्थापित कर सकते हैं, जब समाज की आधी आबादी, ये भी पाश्चात्य अवधारणा है, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गई है, जिसकी परिचर्चा प्रोफेसर विवेक त्रिपाठी ने की है, कि अर्धनारीश्वर। और मुझे वो पंक्तियां बार बार याद आती हैं, जिसमें गोदान में मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा है कि जब नारियों में पुरुषत्व आ जाता है तो वो उल्टा हो जाती हैं, और जब पुरुषों में स्त्रीत्व आ जाता है तो वो देवता हो जाता है। तो ये देव और दानवी संस्कृति का जो ओवरलैपिंग शिप का जो अन्योनाश्रित संबंध है,
यह अन्योनाश्रित संबंध अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और 21वीं शताब्दी का भारत तभी भारत हो पाएगा जब वह नारी शक्ति का वंदन करेगा। और इसी नाम से भारत की संसद ने और भारत के माननीय राष्ट्रपति ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हस्ताक्षरित और मुद्रांकित कर दिया है। उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, अतिरिक्त है। तो आपने अपने सारगर्भित उद्बोधन में नारी शक्ति के विविध आयामों की परिचर्चा करते हुए यह स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत में अगर नारी शक्ति को हम जागृत नहीं करेंगे, और जागृत करने का अर्थ आपने मूल मंत्र दिया शिक्षा, हम नारी को शिक्षित कर रहे हैं। और यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार, अभी जैसे आपने कहा कि बिहार राज्य की सरकार अगर कोई बच्ची प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो उसे 25,000 रुपए फिर जाने के लिए साइकिल की उपलब्धता कराती है। उत्तर प्रदेश के में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो भूमि थी जहां स्त्री अपने लज्जा के लिए सारे उसके पिता, उसके भाई संगीनों के साये में अपनी बच्ची को स्कूल पहुंचाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सुदृढ़ता ने वह स्थिति समाप्त की है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बारूद की ढेर पर कभी खड़ा था वह आज शांत है। वहां पर विधि शासन करती है, राज विधियों का है और विधियां व्यवस्थापिका में बनती हैं और व्यवस्थापिका को जनता बनाती है, अर्थात जनता का राज लोकतंत्र पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में स्थापित है। कोई आतंकवादी घटनाएं उत्तर प्रदेश में करने की परिकल्पना भी नहीं करता है, कोई अपराधी उसकी सोचता भी नहीं है। थाने में जाकर हाथ उठा के सरेंडर करने की स्थिति आ गई है। फिर भी डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी ने बड़ी सूक्ष्मता से यह रेखांकित किया कि हम संगीनों के साये में अपनी रक्षा बहुत देर तक नहीं कर सकते, हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। और वह रक्षा है अपने संस्कृति और संस्कारों से युक्त होकर शिक्षा पद्धति जब भारत की होगी तब हमारे यहाँ अथर्वा, अंगिरा, अपाला, घोषा, गार्गी की परंपरा आगे बढ़ेगी। अनेक गार्गी आगे आएंगी, आज भी विद्यमान है। नारी शक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में और विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाओं में जिस प्रकार नारी शक्ति का अभ्युदय दिखाई दे रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में नारी जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है वह अद्वितीय है। और वही प्रदर्शन को लगातार आगे बढ़ाने की जरूरत है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय में जितनी अभिवृद्धि नारी कर सकती है, संभवतः दूसरी स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती, दूसरा वर्ग ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि भारत में 4 वर्ण ही नहीं, एक 5वां वर्ण नारी भी है। और नारी जब सशक्त होगी तब भारत के चेहरे पर मुस्कान आएगी, भारत के चेहरे पर एक ऐसी सुंदर खिलखिलाहट आएगी जिससे भारत उदयमान भारत हो सकता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं एक आपके औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के पहले संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मैं डॉक्टर हर्षमणि सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर हर्ष, एक अर्थशास्त्री की दृष्टि नारी शक्ति पर मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। आज डॉक्टर विवेक मणि जी का जिस प्रकार सारस्वत उद्बोधन हुआ है उसमें डॉक्टर हर्ष जी की टिप्पणी और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे डॉक्टर अरुण कुमार जी। जी धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। 2047 तक की जो यात्रा है और जो लोक पहल की अवधारणा ने जिस 4 स्तंभों को चुना है उसमें से एक प्रमुख स्तंभ पर आज जो उद्बोधन डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी का एक समावेशी उद्बोधन हम लोगों ने सुना। और अपने इस विहंगम वक्तव्य में उन्होंने सनातन संस्कृति में महिलाओं की स्थिति और उनका सशक्तिकरण किस तरीके से है इस विषय पर अपने तथ्यों को, अपने विचारों को उजागर किया। मैं कुछ बातें उनके समर्थन में ही कहना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति में अवधारणा, ये अवधारणा कितनी मात्र सत्तात्मक है कि 5 तरह की मातृकाओं की बात मिलती है। हम अपनी भाषा को भी मातृभाषा कहते हैं, हम धरती को भी माता कहते हैं, हम गंगा को, नदी को भी माता कहते हैं। और
अगर आप इसको वैदिक काल में ले जाएं, और वो कहते हैं कि सिया राम, सिया राम, तो आप ये देखें कि जो स्त्री विमर्श आता है तथाकथित सनातन संस्कृति के विकल्प के रूप में, दो तरीके के विमर्श की वो लोग बात करते हैं, जिसमें से एक दलित विमर्श की बात करते हैं, एक स्त्री विमर्श की बात करते हैं। तो जो स्त्री विमर्श आता है उस पर आप देखें कि उसका जो उसके जो बीज हैं वो तो केवल इसी बात से खंडित हो जाते हैं कि हम अपने आदर्श अपने आराध्य राम को भी राम से पहले उनकी अर्धांगिनी का नाम लेते हैं, जो सीधे सीधे स्त्री विमर्श पर एक प्रश्न सवालिया निशान खड़ा करता है और उसके नीचे की जमीन को एकदम खिसका देता है। दूसरी बात जो आपने बहुत उठाया मध्यकाल में, कि उन्होंने वो दरअसल एक लश्कर है जो खाना बदोश है, और जिनकी जो आजीविका है, जिनका शासन प्रबंधन है वो हड़पने पे है, और वो हरम में स्त्रियों को अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक बड़े इतिहासकार हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उनका संबंध है, प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी। उन्होंने मुगल काल पर कई पुस्तकें लिखी, और एक अभी हालिया में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जहां आरा। उसमें उन्होंने लिखा कि देखिए, जो जहां आरा है और बाद में जब शाहजहां के उत्तराधिकार में संघर्ष हो रहा है, वो बहुत सशक्त महिला है। जहां आरा बहुत सशक्त महिला है, बहुत कम उम्र में उसने मुगलिया सल्तनत की बागडोर उसने संभाल ली पिता के अस्वस्थ होने के बाद। बाद में जब कन्फ्लिक्ट हुआ औरंगजेब और दारा के बीच में, तो उस इतनी जिसे बहुत सशक्त महिला के रूप में दिखाया गया, और उसे औरंगजेब के समर्थन में जाते हुए देखने को मिलता है। तो ये देखते हैं कि एक सीमा के बाद वहां पर जो खाना बदोश संस्कृति है, जहां पर महिलाओं की कितना भी उनको दिया जाए, उसके पास उसके पास अपना व्यापार करने के लिए अपना जहाज था, और ये बात 1700 के आसपास की हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत थी, लेकिन इसके बावजूद वो संस्कृति हमें वहां पर नहीं ले जाती। अगर हम आजादी के बाद की बात करें तो भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, धीमे धीमे उसमें बदलाव। आपने वर्तमान सरकार की तमाम सारी योजनाओं की बात करी, और उन्हीं में से एक पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक शब्द का इजाद किया, लखपति दीदी। तो आप ये देखें कि लखपति दीदी कौन है। भारत में लगभग 120 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं। उन 120 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप में से 88% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो जिनको मैनेज करने का काम महिलाओं का है। और ये महिलाएं कौन हैं? ये महिलाएं भारत के 6.5 लाख गांव में रहने वाली। ये महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं। इन महिलाओं के पास कोई स्किल नहीं है, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो इनको दी गई है। और आप देखें कि आजादी के बाद जो सिब्रमन कमेटी की रिकमेंडेशन आई, उनको ध्यान में रखते हुए वहां से ये सिलसिला चला, और आज की डेट में आप देखें कि भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इन लखपति हमारे प्रधानमंत्री अगर कहीं भी जाते हैं और वो लगातार अपने मन की बात में उन महिलाओं के साथ संबोधन बराबर बनाए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। आप देखें कि उदारीकरण के बाद किस तरीके से परिदृश्य बदला। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी ने बॉलीवुड का भी जिक्र किया, और मुझे लगता है कि जब उदारीकरण के बाद बहुत सारी चीजें बदल रही थी, आर्थिक हालात ही नहीं बदल रहे थे, और उसी दौरान एक ऐसी फिल्म आई जिस फिल्म ने ये बताया कि लड़के लड़कियां अब दोस्त भी हो सकते हैं। उससे पहले इस तरीके का कंसेप्ट नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो पुराना और वह फिल्म जो है एक बड़े सिनेमा घर में करीब 10 साल तक लगी रही, केवल इस अप्रोच पर वो आधारित फिल्म थी। तो आप ये देखें कि किस तरीके का बदलाव है, और हम किस तरीके से महिलाओं को देखते रहे। आपने अपने बिल्कुल फैक्ट्स में इन बातों को रखा है कि किस तरीके से। दूसरी बात एक कहे कि जो मुझे मैं उससे जोड़ना चाहूंगा, उन पंक्तियों के साथ मैं अपने विचारों को डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी के विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा, कि वो एक शायर थे
मजाज लखनवी, तो उन्होंने अपनी कुछ लाइनें लिखी थी कि तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है। तू इस तू अपने इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। परचम मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी जो संस्कृति है वो इस तरीके का संदेश देती है। और आज जब हम इस परिदृश्य में खड़े हैं, एक दर्जन से अधिक डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी ने ऐसी योजनाओं का नाम लिया, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू होकर लखपति दीदी तक, उनका सीधा सा इशारा है। वो उन लाइनों में मिलता है कि ये जो मेरे माथे पर बरहम की बारीक रेखा है, ये जो मेरे माथे पर बरहम मतलब तनाव, बरहम की बारीक रेखा है, यही मजमून काफी है कि तुम मेरी ना को ना समझो। तो इस तरीके का जो है, जो जौहर की बात आपने कही थी कि साहब, ये वही वही जिक्र है कि हम अपने मृत शरीर को भी किसी भी अपवित्र व्यक्ति के हाथ में नहीं आने देंगे। बहुत बहुत बढ़िया उद्बोधन आज सुनने को मिला। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। और डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, आपके विचार हमको हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं। और क्योंकि आपका अनुभव अंतर महाद्वीपीय है, तो एक और भी हमें इसका लाभ मिलता है। पूरे लोक पहल परिवार को उससे एक ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार के और भी उद्बोधन हमें आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, और धन्यवाद डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत सारगर्भित डॉक्टर विवेक मणि जी के की मीमांसा के लिए। उसे और आप आगे ले जाते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं और उसे और अच्छी दिशा देते हैं। विवेक मणि जी ने जो स्थापना कर दी है उसी में संपूर्णता है, और उस संपूर्णता को कैसे भारत प्रतिबिंबित करेगा, भारत की भावी नारी की क्या भूमिका होगी, क्या अवदान होगा, उसका एक सम्यक चित्र हमें देखने को मिला। और अतीत से प्राचीन से अर्वाचीन तक, अतीत से अद्यतन तक जो बहुत ही सारगर्भित सम्यक तथ्यों, विचारों और कुशाग्र विचारों से युक्त, मैं कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा। बहुत बहुत आपका आभार, और मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुप्रसिद्ध लेखक, संस्कृत के विद्वान डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी। धन्यवाद भाई साहब, सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी आज का विषय है विकसित भारत 2047 में स्त्रियों का, महिलाओं का योगदान, तो इस महिलाओं के योगदान के बिना सृष्टि संभव नहीं है। इसलिए वेदों में भी कहा गया कि यस्य नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हमारे कई शास्त्रों में, जैसा कि अभी हमारे जो आज के वक्ता थे डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, जिस तरह से वेदों से लेकर के आज तक के सारे वृत्तांतों का वर्णन करते हुए हम लोगों को स्त्री के योगदान पे जो प्रकाश डाला है वो बहुत ही सारगर्भित था। इसके लिए हम डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी को लोक पहल की तरफ से, लोक पहल की पूरी टीम के तरफ से, अपने तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उनको सादर प्रणाम करते हैं कि इतना सुंदर वक्तव्य देकर के उन्होंने लोक पहल के इस मंच पर अपना जो स्त्री का पक्ष था विकसित भारत के लिए रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। और जैसा कि वेदों में कहा गया है कि साम्राज्ञी स्वसुरे भव साम्राज्ञी स्वसर्वा भव ननांदरति साम्राज्ञी भव साम्राज्ञी अधिदेव। यानी कि स्त्री का जो स्थान था वैदिक काल से लेकर के बहुत अच्छा था। जैसा अभी चर्चा हुई, विवेक मणि जी ने भी चर्चा किया था कि सीता राम को लेकर के, और अभी हमारे अग्रज डॉक्टर हर्षमणि त्रिपाठी जी ने भी इसकी समीक्षा की कि स्त्रियों के को लेकर के चिंतन रहा है। तो उसमें ये बताना चाहूंगा कि पाणिनीय के अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है अभिहितम च, तो उसका अर्थ यही है कि जिसका नाम पहले आता है वह श्रेष्ठ होता है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं। मैं स्त्रियों को पुरुष से श्रेष्ठ मानता हूं। यही कारण है
कि हमारे जो ग्रंथ हैं या जो जहां भी ईश्वर का ही नाम ले लें, माता का नाम ले लें, तो माता पहले आती है। पिता के भवानी शंकर, माता पार्वती का नाम शिव के पहले आता है। सीताराम वह आदिकाल से रहा है, और पाणिनि अष्टाध्यायी में इसको सूत्रबद्ध भी पाणिनि जी ने किया है। तो जब हम उनके आदर्शों को लेकर के, स्त्रियों के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और विकसित देश को, विकसित भारत की तरफ ले जा पाएंगे। जैसा कि रघुवंश में भी एक जगह वर्णन आया है कि जब अज अंतिम समय में अपनी पत्नी को कहते हैं कि गृहिणी सचिव सखी मिथ प्रिय शिष्या ललिते कला विधो करुण विमुखेन मृत्युना हरता त्वम वद किम न मे। अर्थात तुम मेरी पत्नी भी हो, सम्मति देने वाली प्रिय मित्र भी हो, एकांत की सखी भी हो, और गानादि विधाओं ललित कलाओं में प्रिय शिष्या भी हो। अर्थात जब राजा को सम्मति उनकी पत्नी देती थी, उसी पे आधारित वो आगे कार्य करते थे, तो राज्य अच्छे से चलता था। तो आज हमें अपने समाज में स्त्रियों को आगे लाना है, और जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काफी कार्य कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए। तो बिना इसके ये आगे बढ़ना संभव नहीं है। विकसित भारत के लिए महिलाओं को आगे आना होगा और उनको अग्रसर करना होगा, उनको स्वावलंबी बनाना होगा, उनको शिक्षित करना होगा, तभी हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ पाएगा। ऐसे बहुत अच्छे अपने उद्बोधन के लिए, जिन्होंने वैदिक काल से लेकर के आज तक के स्त्रियों की दशा और स्थिति पे विहंगम दृष्टि डाला है, हमारे डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, जो कि चीन से हम लोगों के बीच में वक्तव्य दे रहे थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के लोकपहल के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन में ही ये कार्य हम लोग कर पाते हैं, और उनके मार्गदर्शन से हम लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हर्षमणि जी, जिन्होंने इतना सुंदर समीक्षा हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुंडरीक जी, जो कि हम लोग के साथ जुड़े थे, सोनू कुमार जी, शनि कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आलोक सिंह जी, जिनके निर्देशन में ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष मिश्र जी, श्री प्रतीक शर्मा जी, श्री उदय भान सिंह जी, कुमारी विधि शर्मा जी को भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं लोकपहल से, आप लोग लोकपहल के साथ जुड़े, अपने वक्तव्य दिए, और आप लोगों के इस अमूल्य समय के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी को नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुण जी। आज हमारे साथ एक राष्ट्रीय जीवन की बड़ी, अध्यापक जीवन की बहुत बड़े नक्षत्र डॉक्टर उदयभान सर भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। सर, मैं क्षमा के साथ निवेदन करूंगा कि मैं देख नहीं पाया। आप तो हमारे जो हमारे मड़ियों की जो श्रृंखला है उसके श्रेष्ठ नक्षत्र हैं, उसके श्रेष्ठ हार हैं। तो सर, क्षमा के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अंत में देख पाया कि सर, देखिए, बड़े जो लोग होते हैं ना, उनको पैनल में रहूं न रहूं इससे अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन लोकपहल के आप अभिन्न अंग हैं। आपका इतना लगाव है, उससे उतना प्रेम है, और आप इतना बड़े भाई के रूप में आप हम लोगों का, आपका आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्राप्त होता है। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रतीक शर्मा जी, डॉक्टर अभिषेक सौरभ जी, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, इनको पैनल में रहना चाहिए था उदयभान सर के साथ। पुंडरीक तिवारी, जो मेरे शिष्य हैं, सनी, जो मेरे निर्देशन में शोध कार्य करते हैं, ये लगातार लोकपहल में उपस्थिति दर्ज कराते हैं और गंभीरता पूर्वक और बहुत ही राष्ट्रवादी हैं। विद्यार्थी परिषद के आप बड़े यशस्वी कार्यकर्ता रहे हैं, उनका भी स्वागत। हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र, छोटे भाई, अर्थशास्त्री, कवि और उपन्यासकार डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे सबसे, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी,
जिनके जो मेरे अभिभावक भी व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन जिनका पूरा यत्न सनातन और राष्ट्र के लिए समर्पित है, ऐसे में लोक पहल के अपने संयोजक, अपने अभिभावक और नेतृत्वकर्ता डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सोशल मीडिया पर हमें सुन रहे और बाद में जो सुनेंगे उन समस्त श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। बिहार की धरती से एक बड़ा युवा पत्रकार जुड़ा हुआ था, सोनू कुमार जर्नलिस्ट जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत उनका हम लोगों का सहयोग रहता है, वो प्रेम पूर्वक जुड़ते हैं, तो ऐसे सोनू कुमार जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज हम लोग होलिका दहन करेंगे, आज पूर्णिमा है, तो ये प्रतीक है कि हम लोग अपनी अतीत के जितने कलुष हैं उनका तर्पण कर दें, उनको जला दें और एक नए भारत का अभियान करें। और यह संयोग है कि आज उसी होलिका दहन के इस प्रतीकात्मक पर्व पर लोक पहल का एक बहुत ही विशिष्ट व्याख्यान हुआ है। आप सभी का, हमारे लोक पहल के संयोजक जी का, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी को होली को ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बार डॉक्टर विवेक मणि जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आभार सर।